आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक वाङ्मय 51 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2 पृष्ठ 1.57 से पढ़कर सुनाते हैं। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त। मित्रों, अनेकों बार मैं ऐसे प्रदेशों से गुजरा हूं जहां मुझे अपने लूटे जाने का भय उपजे बिना नहीं रहा, क्योंकि प्रत्येक बार मेरे पास सम्राट और अतिथि सत्कार प्रिय नागरिकों द्वारा भेंट किए गए बहुमूल्य वस्त्राभूषण और उनमें से भी अधिक मूल्यवान अपने साथ ले जाने के लिए एकत्रित की हुई पुस्तकें थीं। अकेले सुनसान जंगलों और वीरान सड़कों से गुजरते हुए प्रायः मेरे मन में ऐसी आशंका उत्पन्न हो जाती थी कि कोई मुझे लूट लेगा, पर किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। जो भी कोई मिला उसने सहायता ही की, विनम्र शब्दों में अपना आतिथ्य स्वीकार करने का ही आग्रह किया। और कितने अच्छे हैं यहाँ के लोग, सभ्य, सुसंस्कृति, शिष्ट और उदार, तभी तो समृद्धि उनके चरण चूमती है। राज्य में चोरी, डकैती और राहजनी जैसे अपराध तो होते ही नहीं हैं। कैदियों को भी शारीरिक यंत्रणाएं नहीं दी जाती हैं। मृत्यु दंड का तो विधान ही नहीं है यहाँ पर। भयंकर से भयंकर अपराध का दंड भी अंग भंग तक ही सीमित है। मित्रों, अपराधियों के लिए कठोर दंड विधान न होते हुए भी अपराधों का नहीं के बराबर होना मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य था। इसमें राजा और प्रजा दोनों की महानता की झलक मिलती है। राजा अपने को राजा का सेवक भर समझता है। मित्रों, उपरोक्त कथन है चीनी यात्री फाइहान का, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। 3 वर्ष तक वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा था। उस समय चंद्रगुप्त आर्यावर्त का एक छत्र शासक था। उसकी महानता, कुशल शासन प्रबंध और भारतीय जनता की इस उच्च सामाजिक और मानवीय चेतना का यह वृतांत उसने चीन में अपने मित्र को सुनाया था, जिसने उसके इस वृतांत को लिपिबद्ध कर लिया था, जो आज उस समय की हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और सामाजिकता की उच्चता का प्रमाणिक दस्तावेज बना हुआ है। उस समय सम्राट चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में अपने मित्र को बताया। सम्राट चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था बहुत उदार और उत्तम थी। लोगों पर अधिक कर का भार नहीं था। प्रजा समृद्ध थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र था। नैतिकता और सामाजिकता के अलिखित नियमों में मनुष्य इस प्रकार बंधा हुआ था कि लगता था यह सब उनका स्वभाव ही बन गया है। कोई चोरी नहीं करता था, इसलिए घरों में ताले लगाने का रिवाज भी नहीं था। मित्रों, मगध के विशाल साम्राज्य में स्थान स्थान पर यात्रियों के विश्राम करने और आश्रय के लिए धर्मशालाएं बनी हुई थीं। जनता शिक्षा, चिकित्सा और समाज कल्याण के कार्य स्वयं संपादित करती है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार की थी कि इन सबके लिए शासन को न तो जनता से कर ही लेना पड़ता था, न उसकी व्यवस्था ही करनी पड़ती थी। संपन्न नागरिक इन सब की व्यवस्था स्वयं करते थे।
संपन्न होते हुए भी लोग धन को नहीं, चरित्र को महत्व देते थे। सत्य और नैतिकता पालने वाला व्यक्ति ही समाज में सम्मानित माना जाता था। व्यक्ति की महत्ता का आधार उसका चरित्र था, धन नहीं। मगध में कहीं कहीं मुझे मांस मदिरा की दुकान दिखाई नहीं दी। इससे पता लगता है कि लोग इनका सेवन नहीं करते थे। यहां तक कि प्याज और लहसुन का प्रयोग भी कोई नहीं करता था। शासन व्यवस्था बहुत उत्तम और नागरिक बड़े चरित्रवान थे। साथियों, फायान द्वारा वर्णित इन तथ्यों को सुनकर आज हमें आश्चर्य होता है, किंतु यह वर्णन असत्य नहीं है। गुप्त काल हमारी सभ्यता संस्कृत का चरमोत्कर्ष काल था। इसका श्रेय गुप्त सम्राटों को भी कम नहीं जाता। तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी व्यक्तित्व और चरित्र में महान था, तभी वह अपने प्रजाजनों को इस महानता की श्री वृद्धि करने में सफल हो सका था। काल गणना के अनुसार चंद्रगुप्त 30वीं ईस्वी 300 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का मत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण करके सिंहासन पर आसीन हुआ था। इस विरुद्ध को धारण करने वाले कई सम्राट हुए, किंतु विक्रम संवत चलाने वाला ऐसा कोई पराक्रमी राजा इस काल में दिखता है तो वह यही हो सकता है। यदि इसे सत्य माना जाए तो यह वर्ष ईस्वी पूर्व सिंहासनारूढ़ हुआ ऐसा माना जाता है। मित्रों, चंद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले पराक्रमी सम्राट का छोटा पुत्र था। वीरता, शक्ति, कौशल और चरित्र में श्रेष्ठ होते हुए भी पिता की मृत्यु पर उसे राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिला। उसके बड़े भाई रामगुप्त को मिला, जो कायर और विलासी था। चंद्र को साम्राज्य का लोभ नहीं था, पर अपने वंश गौरव और पिता द्वारा आरंभ की गई सर्वहितकारी शासन प्रणाली की रक्षा की चिंता अवश्य थी। विलासी और कायर रामगुप्त के निर्बल हाथों से इस विशाल साम्राज्य की व्यवस्था संभाली न जा सकी। वह शकों से पराजित ही नहीं हुआ, वरन राजमहिषी ध्रुव देवी को भी उन्हें उपहार में देकर संधि करने को तत्पर हो गया। अपने अग्रज किंतु क्लीव और विलासी रामगुप्त का यह अपमानजनक कृत्य उसे किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं हो सका। यहां राज्य रक्षण का प्रश्न ही नहीं था, वरन नारी के सम्मान का भी प्रश्न था। रामगुप्त ने तो कह दिया कि ध्रुव देवी उपहार में आई है, इसलिए वह भी उसे शकराज को उपहार में दे रहा है। साथियों, यह समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता थी कि उसने पराजित पर्वत नरेश की पुत्री को अपने कुल की वधू स्वीकार कर लिया था और उसके पिता को आश्वासन दिया था कि वह मगध सम्राट की महादेवी बनेगी। किंतु ज्येष्ठत्व के नाते रामगुप्त मगध का सम्राट और ध्रुव देवी का पति बन जाएगा। मित्रों, चंद्रगुप्त उदारता और निर्लोभता का परिचय देकर
उसे राजा स्वीकार कर लेगा। चंद्रगुप्त को इस प्रकार ध्रुव देवी को शकराज को उपहार में देना बिल्कुल भी नहीं रुचा। नारी पूज्या होती है, उसे भी पुरुष जितना ही अधिकार है, उसे कोई कैसे उपहार में दे सकता है। राज्य और राजा की रक्षा के लिए महादेवी की बलि उसे स्वीकार नहीं हुई और वह छद्म वेश में ध्रुव देवी बनकर अपने थोड़े से चुने हुए सैनिकों के साथ शकराज के पास उसके द्वारा भेजी गई संधि की शर्तों के अनुसार शक शिविर में पहुंचा। वहां उसने द्वंद्व युद्ध में शकराज का वध किया, साथ ही शक सैनिकों को पराजित भी किया। साथियों, विजयी चंद्रगुप्त जब मगध सैन्य शिविर में लौटा तो मगध वीरों ने उसे अपना सम्राट स्वीकार किया। चंद्रगुप्त के नहीं चाहते हुए भी सैनिकों ने कायर रामगुप्त का वध कर दिया। ध्रुव देवी ने भी अपने रक्षक चंद्रगुप्त को स्वेच्छा से पति चुन लिया। यद्यपि चंद्रगुप्त ने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि वह सम्मान सहित उसके संरक्षण में रहे, पर नारी हृदय की भी तो अपनी एक प्रतिदान की उमंग होती है, साथ ही समर्थ सहधर्मी की चाह भी। मित्रों, चंद्रगुप्त अपने विरुद्ध के अनुरूप ही पराक्रमी और महान हुआ। रामगुप्त की अकर्मण्यता और विलासिता के कारण विशृंखलित साम्राज्य को उसने पुनः सुसंगठित किया, विद्रोहियों को दबाया, करद राज्यों पर नियंत्रण किया, उसने नए प्रदेशों को भी जीता। इस प्रकार उसका राज्य दक्षिण में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती भारत में फैल गया। उत्तर में अफगानिस्तान, तिब्बत आदि पर भी उसका शासन था। इस प्रकार उसने विदेशी आक्रमणकारियों का समर्थ प्रतिरोध वाला सुगठित आर्यावर्त पुनः स्थापित कर लिया। साथियों, चंद्रगुप्त को इतिहास में शकारी के नाम से जाना जाता है। शक उत्तर मध्य एशिया में बसने वाली एक बर्बर जात थी जो बहुत क्रूर और असभ्य थी। समुद्रगुप्त के समय में ही उनके आक्रमण आरंभ हो गए थे, किंतु समुद्रगुप्त ने चट्टान की तरह उनकी राय ही नहीं रोकी थी। उन्हें बुरी तरह पीछे खदेड़ कर उनकी क्रूरता और बर्बरता से भारतीय जनजीवन और यहाँ की सभ्यता संस्कृति की सुरक्षा की थी। रामगुप्त के समय में शक लोग कहीं कहीं भीतर घुस आए थे और उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए थे। चंद्रगुप्त ने उन्हें चुन चुन कर हराया और भारत की सीमा से बाहर खदेड़ा। उसका यह प्रयास निश्चित ही उसकी महानता के अनुरूप था। चंद्रगुप्त के सुंदर शासन प्रबंध और सुसभ्य सुसंस्कृत प्रजा का जो वर्णन चीनी यात्री फायान ने किया है, वह हमारा गौरवपूर्ण अतीत कहलाता है। वह अप्रतिम योद्धा, वीर कुशल सेना नायक और प्रशासक सुशासक ही नहीं वरन कला प्रेमी और अर्थवेत्ता भी था। उसकी राज्य सभा में कहा जाता है, वराह मिहिर जैसा गणतज्ञ, ज्योतिर्विद, वेताल भट्ट जैसे कुशल राजनीतिज्ञ आदि थे। ऐसे ही नर रत्न इसकी सभा में थे। साथियों, चंद्रगुप्त ने 39 वर्ष तक राज्य किया। उसके कुशल और उदार शासन प्रबंध में संस्कृत, साहित्य, धर्म, कला आदि का चरमोत्कर्ष ही नहीं हुआ वरन आर्थिक समृद्धि भी बहुत बड़ी। उसके समय में भारतीय व्यापारी मिस्र तक ताम्र लिप्त नामक विशाल बंदरगाह से सूती, रेशमी कपड़े, कपूर, चंदन, मसाले आदि वस्तुओं का विदेशों को निर्यात किया जाता था।
उसके बदले में सोने के जहाज भर भर कर आते थे। कभी इंग्लैंड का समुद्री व्यापार इतना समृद्ध था, उतना ही समृद्ध यहाँ का व्यापार था। मित्रों, इसी व्यापार के कारण भारत सोने की चिड़िया बन गया था। निर्यात में सबसे अधिक भारत के कुटीर व्यवसाय का बना हुआ माल होता था, जिसके विनिमय में सोना मिलता था। चंद्रगुप्त वैष्णव था, किंतु वह अन्य मतों का भी उतना ही आदर करता था जितना अपने मत का। उसका प्रधान सेनापति बौद्ध था। वह सभी धर्मावलंबियों को समान मानता था। उदार और दानी होने के कारण प्रजा उसके प्रति प्रेम ही नहीं, श्रद्धा भी रखती थी। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। कहते हैं वह रात में वेश बदलकर जनपद पर इसलिए घूमा करता था कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख और राज्य कर्मचारियों की कर्तव्य विमुखता का पता लगा सके। इसी कारण उसे कर्तव्य परायणता पर दुख कातर राजा भी कहा जाता है। उसकी प्रजावत्सलता और पर दुख कातरता की कितनी ही कहानियां आज भी भारतीय लोक साहित्य और किंवदंतियों के रूप में जीवित हैं। 1600 वर्ष बाद भी सम्राट विक्रमादित्य कहा करते थे, मेरे पूर्वजों ने अपने पराक्रम और परिश्रम से जिस मातृभूमि का श्रृंगार किया, वह मातृभूमि आज मेरे पौरुष की अपेक्षा करती है, तो क्या मुझे उसके लिए क्षण भर की भी देरी करनी चाहिए? मेरे पूर्वजों ने जिस भारत भूमि को अपनी बल की खाद से सदा वीर प्रसूता बनाए रखा, वह मातृभूमि आज मेरे रक्त का अभिसिंचन चाहती है, तो क्या मुझे उसके लिए क्षण भर की देरी करनी चाहिए? मेरे बाद मेरे आने वाली पीढ़ियां मेरी मातृभूमि का जिस रूप में दर्शन करना चाहती हैं, जिस श्रद्धा से उसे पूजना चाहती हैं, जिस पारस से उसके रक्षार्थ बलिदान होना चाहती हैं, यदि मैं अपनी मातृभूमि का वैसा पूज्यवेश अपनी सर्वोपरि पूजा, सर्वस्व अर्पण और सर्वोच्च बलिदान से न बनाऊं, तो क्या मैं अकेला ही इतना बड़ा कलंक न बन जाऊंगा कि सारा मानव समाज ही सदा के लिए उससे कलंकित और लज्जित न हो जाए? साथियों, आपको इसी संबंध में आगे पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। ओम।